नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो ये है कि एक डाइपोल को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रखा है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाइपोल को रोटेट करवाना चाहते हैं फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो उस डाइपोल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी पर्टिकुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को देने के लिए हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो ये हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर किया था। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने डिज़ाइन कर रखी है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और इसके अंदर हमने एक डाइपोल को रखा कुछ इस तरीके से। ये हमने डाइपोल को प्लेस कर दिया, ठीक है। तो मान लिया जाए कि हम इस डाइपोल को इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, एट व्हेन एन एंगल इज 0 डिग्री। डाइपोल को हम उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है बच्चों, तो हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है तो वो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। तो ये हमने डाइपोल को पहले कंसिडर कर रखा था, कितने एंगल पे, 0 डिग्री एंगल पे डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल था। और उस डाइपोल को हमने 0 डिग्री एंगल से रोटेट करवा के थीटा एंगल तक ले गए, ठीक है। पहले डाइपोल की पोजीशन क्या थी, ये -q और ये +q चार्ज था, सच दैट इट्स डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, electric field is from negative x axis to positive x axis, so the angle between dipole moment and electric field will be 0। तो नेट टॉर्क क्या हो रहा है डाइपोल के अंदर, 0 रह रहा है और ये डाइपोल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। अब अगर हम इस डाइपोल को किसी थीटा एंगल से रोटेट करवा के, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही थीटा एंगल से रोटेट करवा के यहाँ पहुँचाना चाहते हैं, थीटा डिस्प्लेसमेंट देना चाहते हैं, तो इस थीटा डिस्प्लेसमेंट को देने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इसी को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक डाइपोल जिसकी डाइपोल मोमेंट कितनी थी, तो हम कह सकते हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल इज P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2D। ये इसका डाइपोल मोमेंट था और इसको हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रखा है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को हम वर्क डन करवा रहे हैं फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो लेट वी रोटेट डाइपोल, रोटेट किया डाइपोल को 0 डिग्री बिटवीन डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब एंगल 0 डिग्री था वहाँ से रोटेट करवा के किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा तक हमने उसे रोटेट करवाया। इसको करने में हमें डाइपोल में वर्क डन लगा होगा। तो अगर देखिए तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हम पहले से जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर वर्क डन, ये तो फॉर्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब वर्क डन करा जा रहा है बॉडी की लीनियर डिस्प्लेसमेंट करने में, मीन्स बॉडी लीनियर मोशन कर रहा हो, तब ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने डाइपोल को क्या किया है, रोटेट करवाया है। तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट हमने कैसा कंसिडर किया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंसिडर किया है। तो इसका मतलब जब डिस्प्लेसमेंट एंगुलर होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करने के लिए हम कहेंगे टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रोटेशनल मोशन में वर्क डन करने का फॉर्मूला हमारे पास टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हम जानते हैं। तो सिंपली इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करा जाए तो हम कह सकते हैं वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू टॉर्क इनटू थीटा। नाउ अब अगर देखिए बच्चों, तो टॉर्क की वैल्यू, हम टॉर्क की बात करें तो दिस टॉर्क, ये जो टॉर्क हमने यहाँ लिख रखा है, ये 0 डिग्री से किसी थीटा एंगल के लिए हमेशा चेंज होता रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये टॉर्क किसी पर्टिकुलर 0 डिग्री एंगल से किसी पर्टिकुलर थीटा डिग्री एंगल के बीच में हमेशा चेंज होता रहेगा। जैसे हम कहते हैं कि टॉर्क की वैल्यू, टॉर्क इज इक्वल्स टू 0 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ओके, टॉर्क की वैल्यू PE कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है। तो अगर हम ये कह लें कि जब थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हुआ तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई, 90, लेट मान लिया जाए। और जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री था तो टॉर्क की वैल्यू 0। ऐसे कंडीशन पे अगर मैं कहूँ कि जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हुई थी तब टॉर्क क्या होगा, तो हम इक्वेट करके ये कह सकते हैं कि टॉर्क की वैल्यू 30 होगी।
तो देखा जाए कि पहले तो ये देखेंगे कि जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है उसी तरह से अगर हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ले लें तो हम ये कहेंगे कि इस 45 थीटा की वैल्यू 0 से 45 हुई है तो टॉर्क की वैल्यू 0 से 45 हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन पे जैसे जैसे थीटा चेंज हो रहा है वैसे वैसे टॉर्क भी चेंज हो रहा है। तो हम इस टॉर्क को यहाँ पे देखेंगे कि फॉर अ गिवन थीटा एंगल्स ये टॉर्क क्या है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, हर जगह पे चेंज हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे इस टॉर्क को हमें कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। इस टॉर्क को कांस्टेंट बनाने के लिए हम कांस्टेंट बनाने के लिए क्या कह सकते हैं, जैसे मान लिया जाए अगर हम आपसे पूछते हैं कि थीटा की 30 डिग्री वैल्यू पे इस कंडीशन पे टॉर्क क्या होगा, तो आप कहोगे टॉर्क की वैल्यू 30 हो जाएगी। अब मैं बोल रहा हूँ कि थीटा की वैल्यू 31 डिग्री जब हुई तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, टॉर्क की वैल्यू 31 होगी। सो इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं ऐसे पूछूं कि थीटा टॉर्क की वैल्यू 30 कितने एंगल के बीच में हुआ, तो आप बताओगे कि टॉर्क की वैल्यू 30 तब था जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री थी, और टॉर्क की वैल्यू 30 तब तक रही जब तक कि थीटा की वैल्यू 31 डिग्री नहीं हो गई है। सो टॉर्क को अगर हम यहाँ से देखें कि टॉर्क की वैल्यू 30 डिग्री एंगल से लेके 31 डिग्री एंगल जब तक नहीं हुआ था तब तक ही था। ऐसे कंडीशन पे हम कह सकते हैं टॉर्क कांस्टेंट तब रहेगा जब ये डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि दिस टॉर्क विल बी वेरिएबल फॉर अ लार्ज वैल्यू ऑफ थीटा। नाउ हमें क्या करना है, एक बॉडी को 0 डिग्री एंगल से थीटा एंगल पे ले जाना है। तो हम ये फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते क्योंकि टॉर्क वर्क डन 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड हो जा रहा है। टॉर्क इज ऑल्सो अ वेरिएबल एंड थीटा चेंज हो रहा है तो वो भी वेरिएबल। तो हमारे इक्वेशन में हम एक ही वेरिएबल के बेसिस पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम, हाँ, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये टॉर्क कांस्टेंट तब रहेगा जब थीटा स्मॉल हो। अब हमें एक बॉडी को डिस्प्लेस करवाना था, ये 0 डिग्री एंगल से थीटा एंगल के बीच में डिस्प्लेसमेंट करवाना था, ये थीटा, और इस 0 डिग्री एंगल से थीटा एंगल तक होने के बीच में टॉर्क हर एक एंगल पे चेंज हो रहा था। तो हम कह सकते हैं कि पहले स्मॉल डी थीटा एंगल के लिए मान लिया जाए, पहले हमने डी थीटा एंगल ले लिया जिसके लिए टॉर्क स्मॉल था, डी थीटा के लिए टॉर्क स्मॉल नहीं कांस्टेंट था। तो हम कह ले लेट पहले 0 डिग्री से पहले डी थीटा 1 के लिए टॉर्क की वैल्यू T1 हुई, उसके बाद थीटा 1 से डी थीटा 2 के लिए टॉर्क की वैल्यू क्या हुई, T2 हुई, कांस्टेंट रही। फिर से थीटा 2 से लेके डी थीटा 3 तक के लिए टॉर्क की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट D3। तो इसी तरह से हम इस पूरे बड़े वाले एंगल थीटा को स्मॉल डी थीटा कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे जिसके लिए टॉर्क क्या हो, कांस्टेंट हो। नाउ अब हम इस डी थीटा 1 में जिसमें टॉर्क की वैल्यू T1 थी उसके लिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो स्मॉल वर्क डन, तो डी थीटा DW1 होगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, τ1 इंटू डी थीटा 1, ये हो जाएगी। फिर उसी तरीके से डी थीटा 2 से करने में हमने जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, दिस विल इक्वल्स टू T2 इंटू डी थीटा 2। इसी तरीके से सारे स्मॉल डी थीटा को हम एडअप करते जाएंगे और फाइनली सारे वर्क डन का समेशन कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन। क्लियर है? लेकिन ऐसे अगर हम डी थीटा को कई पार्ट्स में डिवाइड करें तो इन्फानाइट पार्ट हो जाएगी और इन्फानाइट एल्जेब्रिक समेशन करना हमारे लिए मुश्किल होगा। ऐसे हम क्या कह सकते हैं कि हम यहाँ पे एल्जेब्रिक समेशन ना करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कैलकुलस का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, टॉर्क कांस्टेंट सिर्फ स्मॉल एंगल के लिए है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए है, ना कि बड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए। ऐसे कंडीशन पे यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम छोटे छोटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड करेंगे जिसके लिए टॉर्क कांस्टेंट रहे और उसके बाद उसका हम कैलकुलस मेथड से समेशन कर लेंगे और हमारे पास टोटल वर्क डन निकल जाएगा। तो अब ये लिख सकते हैं हम कि फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो वर्क डन हुआ तो उसके बारे में, तो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जिसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख रहे हैं, डी थीटा। कैसा डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
द वर्क डन विल बी dw और दिस dw इज इक्वल्स टू क्या होगा, टॉक d थीटा। ओके, क्लियर। अब इस स्मॉल w स्मॉल डी थीटा के लिए स्मॉल डी डब्ल्यू निकाले, दूसरे स्मॉल डी थीटा के लिए स्मॉल डब्ल्यू निकाले, उसी तरह से सबका समेशन करेंगे। तो टोटल डी स्मॉल थीटा थीटा के लिए हम जब समेशन करेंगे तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू वर्क डन will equals to integration of dw which is equals to integration of d theta। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करें। अभी हम कहेंगे किसी dw, मान लिया जाए अगर हम इसको इंटीग्रेट करें हैं तो इंटीग्रेशन ये हमारा जो टर्म्स है किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा 1 से किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा 2 के लिए इंटीग्रेट करा। मान लिया जाए हम ये डाइपोल 0 डिग्री एंगल पे था, वहाँ से थीटा एंगल यहाँ पे पहुँचा, मान लेते हैं कि डाइपोल यहाँ पहुँचा, इस समय थीटा 1 हो रहा था एंगल, और उसके बाद फिर हमने रोटेट करवा के थीटा 2 पे पहुँचाया, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम थीटा w इनिशियल टू w फाइनल। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw क्या होगा, w इनिशियल w फाइनल विच इज इक्वल्स टू, अब टॉक का फॉर्मूला क्या, टॉक कांस्टेंट है तो टॉक का फॉर्मूला क्या है, PE साइन थीटा। ऐसे कंडीशन पे हम कहेंगे टॉक डिस्प्लेसमेंट पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे रिस्पॉन्सिबल है, एंगल बिटवीन P एंड E पे रिस्पॉन्सिबल है, तो हम टॉक को कांस्टेंट नहीं निकाल के टॉक का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और वो फॉर्मूला क्या है, PE साइन थीटा डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 के बीच में। नाउ P कांस्टेंट है, P को बाहर निकाल ले, E को बाहर निकाल ले, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू होगी का फाइनल माइनस W इनिशियल विच इज इक्वल्स टू PE इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल तक के बीच में। ओके, अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, तो माइनस कॉस थीटा, तो दिस विल इक्वल्स टू PE माइनस कॉस थीटा, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल थीटा 2 तक। ओके, इसको लिख सकते हैं PE, एक बार हमें क्या पुट करना है, थीटा 2, तो कॉस थीटा 2 माइनस साइन के साथ, और माइनस फिर से माइनस, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 1। ठीक है, ये वर्क डन का हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया। अब हमने जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लिया वर्क डन का। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ हम कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर थीटा 1 से किसी पार्टिकुलर थीटा 2 तक वर्क डन करवाया गया तो क्या वैल्यू होगी। नाउ अब देखा जाए तो हम डाइपोल को रोटेट कहाँ से कर रहे थे, 0 डिग्री से किसी पर्टिकुलर एंगल तक, तो थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम कहेंगे थीटा 1 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल्स टू थीटा। नाउ वर्क डन जब डाइपोल 0 डिग्री एंगल बनाया हुआ था तो हमने कुछ वर्क डन किया था, तो हम कहेंगे नहीं, कोई वर्क डन नहीं हुआ, तो वर्क डन इनिशियल की वैल्यू 0, वर्क डन फाइनल की वैल्यू W, सो दिस विल इक्वल्स टू W PE कॉस थीटा 1 की जगह पे क्या रखना है, 0 डिग्री, दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वर्क डन व्हेन डाइपोल रोटेट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टू एनी पर्टिकुलर एंगल। तो दिस इज द जनरल केस हमने निकाला, और इस फॉर्मूले का यूज कहाँ कर रहे हैं, थीटा डिग्री एंगल से किसी पर्टिकुलर थीटा तक अगर डाइपोल रोटेट हो रहा है तो वर्क डन करने में कितना क्या होगा उसका इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया वर्क डन। अब अगर इस वर्क डन को कैलकुलेट करा जाए तो हम ये कह सकते हैं दिस विल बी द रिजल्ट। हमें क्या पाया, W इज इक्वल्स टू PE 1 माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक रोटेट करवाया डाइपोल को, 0 डिग्री से थीटा एंगल पे है रिजल्ट। मान लिया जाए हमने जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर रखी है वो हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये कंसिडर करी, लेट दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डाइपोल को रोटेट करवाया, डाइपोल को वर्क डन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, PE 1 माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला।
अब मान लिया जाए डाइपोल को हमने ऐसे रख रखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी और ये डाइपोल मोमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रख दिया, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यहाँ इनके डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, तो हम कहेंगे द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 डिग्री। तो व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, वर्क डन क्या होगा, थीटा की जगह पे 0 डिग्री रखेंगे तो cos 0 इज इक्वल्स टू 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, सो द वर्क डन इज इक्वल्स टू 0। जब डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखते हैं तो वर्क डन क्या हुआ, 0। नाउ अब अगर इसी डाइपोल को हम यहाँ से रोटेट करवाते हैं और इस डाइपोल की पोजीशन ऐसे रोटेट करवा के यूँ कर दिए, डाइपोल अपने 0 डिग्री एंगल से रोटेट करके कहाँ पहुँच गया, 90 डिग्री एंगल पे। ये हो गया इसकी पोजीशन, माइनस क्यू यहाँ पहुँच गया और प्लस क्यू रोटेट करके कहाँ, इस लोकेशन पे पहुँच गया। नाउ यहाँ से यहाँ तक के बीच का कितना एंगल हुआ, तो हमने कहा डाइपोल को हमने रोटेट करवाया 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, हमने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, तो 90 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया। तो नाउ वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, 0 से 90 तक ले जाने के लिए लगा हुआ वर्क डन cos 90 इज इक्वल्स टू, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, सो द वर्क डन विल बी PE। ओके, अब फिर से डाइपोल को हम यहाँ से रोटेट करवाते हैं, इस माइनस क्यू प्लस क्यू को यहाँ ले आते हैं और माइनस क्यू को यहाँ ले आते हैं। सो ये डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट किया और अब प्लस क्यू यहाँ आ गया और माइनस क्यू यहाँ आ गया। पहले डाइपोल ये था, ये पोजीशन, अब डाइपोल को हमने ऐसे रोटेट करवाया था तो 90 डिग्री पे पहुँचाए। नाउ डाइपोल को और रोटेट करवा दिया 90 डिग्री से, तो अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर हो गई, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो नाउ एंगल विल बी 180 डिग्री। अब 180 डिग्री है तो cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1, सो वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल फ्रॉम 0 to 180 डिग्री विल बी 2PE। कितना वर्क डन हो रहा है, 2PE वर्क डन हो रहा है। नाउ अब यहाँ हम डाइपोल को प्लस क्यू को फिर से रोटेट करवाते हैं और माइनस क्यू यहाँ जाता है, तो हम देखेंगे 180 डिग्री से 90 डिग्री का और रोटेशन दिए तो डाइपोल कहाँ आ गया, 270 पे। ये हो गई डाइपोल की पोजीशन, ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई। और अब इनके बीच में एंगल कितना हुआ, पहले 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 180 एंड देन 270। तो व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 270 देते हैं हम, तो वर्क डन कहाँ हुआ, 0 से 270 के बीच में। तो थीटा की वैल्यू जब हम 270 पुट करते हैं तो cos 270 की वैल्यू क्या हो जाती है, तो हम कहेंगे 0 हो जाती है और वर्क डन क्या आ रहा है, PE आ रहा है। ठीक है, सिंस वर्क डन तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जब हमने वर्क डन किया और 0 डिग्री से 90 डिग्री पे पहुंचाए तो PE, 90 से 180 पे पहुंचाए तो 2PE, तो 180 से जब 270 पे पहुंचाते तो कितना होना चाहिए था, 3PE, लेकिन आ क्या रहा है, PE। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसको ज़रा समझते हैं बच्चों। ठीक है, कि वाई वी रोटेट अ डाइपोल फ्रॉम 0 डिग्री टू 270, द वैल्यू विल बी PE एज वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो अगर 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर उसे रोटेट करवाए, यहाँ रोटेट करवाए, PE आया, फिर यहाँ रोटेट करवाए, फिर से PE ऐड होके टोटल क्या हो गया, 2PE हो गया, और भी रोटेट करवाए तो क्या हो जाना चाहिए था, 3PE, लेकिन हो क्या रहा है, PE हो रहा है। तो ये हम जानते हैं कि ऐसा क्यों है। तो मान लिया जाए कि हमने डाइपोल को, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर रखी है, और उसमें डाइपोल को रोटेट कैसे करवाया, ये डाइपोल की पोजीशन, दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज, और इसको हमने ऐसे रोटेट किया 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, और डाइपोल को हम यहाँ पहुँचा दिए, लेट दिस इज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव यहाँ था 0 डिग्री पे, नेगेटिव यहाँ था, ऐसे रोटेट हुआ 90, फिर रोटेट हुआ 180 एंड देन रोटेट हुआ 270। ये ऐसा करने में हमने डाइपोल को PE, 2PE, 3PE से रोटेट किया।
नाउ अब जैसे ही हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़े हैं, अब आप मुझे बताएं कि ये डाइपोल, इस डाइपोल के इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो हम कहेंगे फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी। इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? इधर। तो जैसे हम इस डाइपोल को 260 डिग्री रोटेट करवा के जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, हम ये देखेंगे कि डाइपोल अपने इस पोजीशन से, ये जो हम पोजीशन कंसिडर कर रहे हैं, इस पोजीशन से डाइपोल ऐसे रोटेट करके फिर से अपनी जगह पे नहीं आएगा सीधे। इसके लिए आसान क्या है? ये चल के जाना, 270 चलना आसान है, या सिर्फ और सिर्फ 90 चलना आसान है? तो हम देखेंगे कि ये डाइपोल ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करने के बाद यूँ अलाइंस कर लेगा अपने आप को, पॉजिटिव यहाँ पे और नेगेटिव यहाँ पे। तो भले ही हम डाइपोल को पॉजिटिव को पहले यहाँ ले गए, फिर यहाँ ले गए, फिर यहाँ ले गए, तो भले डाइपोल का ऐसे पॉजिटिव को घुमा के हम यहाँ ले आए थे, लेकिन जैसे हम इसको फ्री छोड़ेंगे, डाइपोल अपनी शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल करके अपने इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे आ जाएगा। तो एक क्वाड्रेंट में चलने के लिए कितना वर्क डन चाहिए? PE, दूसरे में PE, तीसरे में PE, तो टोटल होना चाहिए था 3 PE, लेकिन डाइपोल ऐसे रोटेट करके अपनी जगह पे गया है, इसलिए वो कितना चला? PE। क्लियर है? तो ये क्यों डाइपोल को 0 से 270 रोटेशन में PE वैल्यू आ रही है, ये हमने जाना। तो दिस इज द वर्क डन, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। क्या वर्क डन का फॉर्मूला आया था? जब डाइपोल को 0 से θ डिग्री एंगल पे रोटेट करेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला था PE 1 - cos θ, और जब डाइपोल को किसी θ1 एंगल से θ2 एंगल तक रोटेट किए तो फिर से हमें डाइपोल की जगह पे क्या फॉर्मूला यूज़ करना है? cos θ1 और cos θ2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे। क्लियर है? 0 डिग्री पे cos 0 डिग्री की वैल्यू, अगर इस फॉर्मूले में देखा जाए θ1 के जगह पे क्या है? 0 डिग्री, तो cos 0 = 1। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला एंड दिस इज द रिजल्ट दैट वी कैलकुलेटेड हेयर when dipole rotate from 0 degree to any particular angle θ डिग्री। और साथ में ये भी केसेस देखा कि जब डाइपोल 0 डिग्री पे था तो वर्क डन 0, जब 0 से 90 PE, जब 180 से 0 से 180 पे पहुंचा तो 2 PE, और 0 से 270 पे 3 PE ना आके PE है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्यों ये 2 PE 3 PE ना आके PE है। ठीक है, तो दिस विल बी ओवरऑल explanation of work done when dipole rotate in uniform electric field.